चलिए दोस्तों, तो अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है और कुछ अच्छी चीजें भी देखी थी। आज की इस क्लास में, मतलब कि इस वीडियो में, बाबा जी आपको बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कुछ अच्छे क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे आपको। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एमसीक्यूज। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास, या एक्सेस की बात करें, कितने एक्सेस होते हैं मेरे प्यारे बायो वालों के लिए मैं इस तरह से बोल रहा हूं। 3 एक्सेस होते हैं ना, जो अपन ने 10th क्लास में छोड़ा था। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है तो अपन क्या बोलते हैं, भाई ये तो एक लाइन है, भाई एक ही डायमेंशन है। तो अगर लाइन है मतलब एक डायमेंशन है और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम कहते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 2 डायमेंशन है, मतलब एक्स और वाई है, यार तुम्हारी प्लेट यार है ना, अगर उठी हुई नहीं है तो, या ये सरफेस जिस पर मैं खड़ा हुआ हूं, या बोर्ड जिसको हम देखें जिसके पास 2 डायमेंशन हैं, तीसरे को दिख ही नहीं रहा, तुम्हें तो काई के लिए बात कर रहे हैं ना, तो अपन देखें तो ये 2 डायमेंशन है ना, तो मतलब सरफेस 2 डायमेंशन से बनती है सरफेस। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो उसे अपन बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आ जाऊं आपसे लास्ट पॉइंट, 3D ऑब्जेक्ट है आपके पास, तीनों डायमेंशन से, जैसे कि बाबा जी आपके मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब है, तीनों चीजें हैं। अभी तो थोड़ी थिकनेस ज्यादा है ना, अपन कम करेंगे थिकनेस, उसकी क्लासेस बाद में लेंगे जब अपन हो जाएंगे, है ना। तो खैर, तो उसके पास आ जाता है वॉल्यूम, तो उसे अपन कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब अगर अपन देखें यहां पर तो देखो भाई, आपने इसके ऊपर एक लाइन के ऊपर चार्ज दिया था। हम लोग हर बार इंटरेस्टेड होते हैं यूनिट में कितना होगा। तो अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालें तो इससे हम लोग कहने लग जाते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज तो यहीं से चुरा लो, बस यहां पर एक लगा दो डेंसिटी। ठीक है। सो ये हो गया अपने पास लाइन चार्ज डेंसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अगर यहां पर देखें तो 2 डायमेंशन थी तो सरफेस एरिया बन रहा था, तो ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/S, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और अगर वॉल्यूम है तो उसको आप बोल दो कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, रोना नहीं है, ये लेटर है रो, है ना। चलो, इसके बाद इसकी यूनिट क्या आएगी, चार्ज की कूलम, लेंथ की मीटर, कूलम पर मीटर। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास आता है 80 और लेंथ का हो गया L-1, तो 80 L-1। यहां पर यूनिट क्या आएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यह आ गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज के लिए 80 और मीटर स्क्वायर था L-2, क्योंकि M-2 था। इसी तरह से यहां पर यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब और डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा 80 L-3। ये हमारे पास आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब थोड़ी सी अलग बात बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम सबको। यहां पर ना ऐसा हो सकता है कि कई जगहों पर, जैसे ये लेंथ है मेरे पास, अब मुझे ना पूरी लेंथ का कुछ नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि इस छोटे से जोन में dq चार्ज है और इसकी लेंथ है dl। तो भाई डेंसिटी थोड़ी ना बदलेगी, डेंसिटी तो वही रहेगी, चाहे आप उसका टुकड़ा लो या फिर पूरा का पूरा वायर ले लो। तो इसीलिए लैम्डा को अपन ये भी लिख सकते हैं dq/dl। और अगर मैं यहां q निकालना चाहूं तो आप गौर से देखो भाई, आप इस dl को यहां ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा लैम्डा dl इज इक्वल टू dq, और इंटीग्रेट कर दो तो dq इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा dl। ये भी कई जगहों पर देखने मिलता है, बहुत कम यूज है इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लेना, बट हाँ डेंसिटीज का दिमाग में जरूर रखना। इसके बाद अगर अपन बात करें यहां पर तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, dq/ds। क्यों, क्योंकि सरफेस थी तो छोटी सी सरफेस पे छोटा सा चार्ज है dq, तो सिग्मा dq/ds बन गया। इस ds को अपन इधर ले गए और इंटीग्रेट कर दिया तो q की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन सिग्मा ds। अगर हम यहां पर देखें तो ये रो है,
क्योंकि वॉल्यूम था तो छोटा सा वॉल्यूम, लेंथ में तो लेंथ, सरफेस में तो सरफेस, वॉल्यूम में तो छोटा सा वॉल्यूम dv, तो ये हो गया dq by dv विच इज इक्वल टू रो। और अगर dv को इधर ले जाए इंटीग्रेट कर दे तो q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, ये आपको दे देगा चार्ज की वैल्यू। अब यहां पर मैं तुमसे कुछ बातें एक्स्ट्रा करना चाहता हूं जो कि कई जगहों पर कोई नहीं करेगा, बल्कि इनफैक्ट ईमानदारी की बात, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये मेरे पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, खाली है, और इसके ऊपर चार्ज है, तो मैं कौन सी डेंसिटी की बात करूंगा इसके लिए? विच डेंसिटी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट? वॉल्यूम, 3D है, स्फीयर है, सरफेस, या फिर लाइन हो नहीं सकता, है ना? तो इन दोनों में लड़ाई थी। क्योंकि हॉलो है और इसकी सिर्फ सरफेस पर चार्ज है, तो इसीलिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकलेगी भाई, और वो निकलेगी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, अगर ये सॉलिड होता मगर अगर चार्ज सरफेस पर होता तो भी यही सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है। अगर इसके अंदर भी चार्ज होता, जैसे वाटरमेलन में अपन मानते सीड्स हैं, है ना, तो उसके अंदर अगर इंसुलेटिंग टाइप का होता और इसके अंदर भी चार्ज होता, इन दैट केस आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तरफ जाते, अदरवाइज आप इसी से अपना काम चलाते रहते। तो ये जो आपके पास कहानी हुई है, ये हुई है चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड। तो यार ये हमने चार्ज डेंसिटी की बातें कर ली, अब चलिए कुछ जल्दी से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो भाई ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। एक बात याद रखना, मैंने यहां पर बात किसकी नहीं करी है, चार्जिंग के मेथड्स की, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनने वाले हैं नहीं, और अगर बन जाते हैं तो भैया अपन वैसे ही कर लेंगे। रब कर दिया तो फ्रिक्शन है, एक चार्ज को रख दिया दूसरे के पास, उसमें इंड्यूस करवा दिया तो वो इंडक्शन है, और अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट थी, तुमने अपनी दोनों उंगली लगा के लाइव झिंगा लाला कर ली, तो इसका मतलब है कंडक्शन है। ठीक है, चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर दोनों तरह के चार्ज थे। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा अट्रैक्ट होती है। क्यों अट्रैक्ट होती है? क्योंकि अगर ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के पास नेगेटिव भी था, तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा और रिपेल कर देगा पॉजिटिव को। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पास में है तो ये अट्रैक्ट होगा। अगर आप यहां पर नेगेटिव रख देते और यहां पर एक न्यूट्रल रखते, तो वो किसको अट्रैक्ट कर लेता है? इसके पॉजिटिव को। किसको रिपेल कर देता है? इसके नेगेटिव को। तो भैया आज भी देखो अपोजिट वाले पास में ये अट्रैक्ट होगा। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमेशा अट्रैक्ट होती है, मगर अगर कोई चीज रिपेल हो रही है तो पक्का चार्ज है। इसका मतलब है रिपल्शन इज द कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज। ऑलवेज रिमेंबर, रिपल्शन इज द कंफर्मेशन ऑफ चार्ज। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज है तो रिपेल होगा ही होगा। अब अपन बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, आपके पास 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5। मेरी काउंटिंग सही है लगता है ना? चलो अगर सही है तो उन्होंने ये कहा इनको एक सेपरेट थ्रेड से अपन ने हैंग करके रखा हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। 1 2 2 4 4 1 शोज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। मुझे अट्रैक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि न्यूट्रल तो अट्रैक्ट हो सकता था, मुझे मतलब था रिपल्शन से। उसने कहा वाइल पेयर 2 3 एंड 4 5, 2 3 रिपेल कर रहे हैं, 2 3 रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 100% 2 और 3 पे चार्ज है, तभी तो रिपेल कर रहे हैं। रिपल्शन इज द कंफर्मेशन। एंड 4 5 शोज रिपल्शन, मतलब 4 और 5 अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बात भी कंफर्म है कि इन पर भी चार्ज है। उसने बोला देयरफॉर बॉल 1 क्या होगी? भैया हम नहीं कह सकते क्या होगी, बट ये बात पक्की है कि ना तो वो इनके साथ रिपल्शन शो कर रही है, ना इधर रिपल्शन शो कर रही है, हमेशा अट्रैक्शन ही शो कर रही है। देख लो, बॉल 1 अट्रैक्शन, बॉल 1 अट्रैक्शन, हर जगह सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रही है। अगर अट्रैक्शन शो कर रही है तो इट मींस इट इज अ न्यूट्रल बॉल। आंसर इज सी। बहुत तेजी में इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर लिया और बूटी यहां से क्या निकली? रिपल्शन इज द कंफर्मेशन ऑफ चार्ज। चलिए बढ़ते हैं आगे। यार इस क्वेश्चन को देख के ना मेरे मन में ऐसा सा हो रहा है, काश पेपर में आ जाए। तुम्हारे भी हो रहा है क्या? फटाक से आंसर निकाल दो। जो आंसर नहीं निकाल पा रहा ना, घूंसा मारूंगा स्क्रीन के अंदर से निकल के।
When 10 to the power 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, सबसे पहले तो ये देखो रिमूव किया मतलब गया मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव तो वहीं बैठा था, इलेक्ट्रॉन चले गए, पॉजिटिव मतलब ये आंसर कट और ये आंसर भी कट। अब आपसे ये कहा गया कि न्यूट्रल में से इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर इतने इलेक्ट्रॉन चले गए तो n की वैल्यू मिल गई 10 टू दी पावर 14। आपसे ये कहा गया तो चार्ज बताइए उस पर कितना होगा। एक ही दुनिया में फॉर्मूला है चार्ज निकालने का और वो है Q इज इक्वल टू एनी, दिमाग में बैठा लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बोलूंगा, क्या बोलूंगा, दुनिया में चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज Q इज इक्वल टू एनी। अगर इस फॉर्मूले में रख दें, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग मुझसे पहले चीजों को सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व किया, आंसर आया 1.6 इंटू 10 की पावर -5। हम में से कितने लोग होंगे जो पूरा माइक्रो तक सॉल्व करके इतना सीना चौड़ा करके खुश हो रहे होंगे, अबे लल्लू लाल इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि 1.6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, यहां तो 3.2 दिख रहा था। पावर में खेलना है, खेलते रहो, मगर ये एमसीक्यू है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाओ भैया, हमें न्यूमरेटर मिल गया, हमें मतलब एक वैल्यू मिल गई 3.2, यहां तो आ ही नहीं सकता ना, इसका मतलब है आंसर यही होगा। कहां लगे हो माइक्रो वाइक्रो को एडजस्ट करने के चक्कर में। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और अब आपसे ये बोला कि और ये पॉजिटिव चार्ज है गुरु। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन को दिया होगा। एक्सेस हो नहीं सकता तो ये ऑप्शन कट, शॉर्ट हो सकता है, एक्सेस हो नहीं सकता तो ये भी कट। अब शॉर्ट है, अगर इतना चार्ज है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो Q इज इक्वल टू एनी। Q कितना है? 14.4 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू n। E की वैल्यू, इतने अच्छे टीचर थे उन्होंने E की वैल्यू भी दे दी, ये यहां पे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 14.4 अपॉन 1.6 विच इज इक्वल टू 9। जिसने पूरा सॉल्व किया कसम उड़ान छल्ले की वो बेवकूफ है। अपन सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू में आइडिया लग जाना चाहिए। 14.4 अपॉन 1.6 यही तो स्पीड है, यही पकड़नी है अपन को। जो लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व निकाल के फिर 9 देख के फिर लगा रहे हैं, फाइनली मैंने आ गया। अबे तुम टॉपर से पीछे हो गए हो, टाइम मैनेजमेंट कहां से आएगा? तो भैया टाइम बचाना है। आज अंदाजा लग गया कि 9 ही आने वाला है यार। 14.4 अपॉन 1.6 27 तो नहीं आ सकता, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मैथ्स के टीचर ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करी है, गुनाह अजीम किया है। ठीक है, तो ऐसा गुनाह अगर हो चुका है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए आंसर 9 है। समझ गए ना तुम लोग? चलो नेक्स्ट, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। बेहतरीन क्वेश्चन। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a हैज अ नेट चार्ज 2q। अंदर वाले पर जो नेट चार्ज है वो है 2q, ठीक है, एंड द आउटर वन रेडियस, इसकी एक, इसमें एक रेडियस है b और ये शेल है, ये चीज जो है ये शेल है ना। इसमें अंदर वाले की रेडियस है b और बाहर वाले की रेडियस है तुम्हारे पास c, और ये कहा गया कि इस पर जो नेट चार्ज है वो -q है। तो यार एक बात बताओ, ये 2q जो है ये सबसे पहले इसके -q को अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां अंदर वाले पे -q चार्ज तो आ गया। आपसे कहा गया सरफेस चार्ज डेंसिटीज निकालो, ठीक है, -q तो आ गया, मगर अगर आप ये जानते हो कि अगर यहां पर अपने पास q चार्ज होता है तो वो यहां पर क्या इंड्यूस कर देता है, -q, यहां क्या कर देता है +q। अगर कोई न्यूट्रल होता तो भाई अगर यहां पर 2q था तो यहां पे आना चाहिए था -2q, मगर पहले से ही था -q। तो अब तुम्हें और कितना चाहिए, कितना चाहिए बताओ, कितना ला दें? -q और ला दो, तो यहां बाहर आ जाएगा +q। फिर से समझो बात को, -q तो पहले से ही था, तो 2q ने माइनस को अट्रैक्ट कर लिया, मगर अगर q अंदर है तो इंड्यूस भी -q होना चाहिए। यहां 2q है तो इंड्यूस भी -2q होना चाहिए था।
माइनस क्यू पहले से था, कितना कम था, माइनस क्यू कम था। माइनस क्यू अगर इधर आएगा तो रिपेल किसको करेगा, तो क्योंकि कोई अलग से नहीं दे रहा, अट्रैक्ट कर रहा है बस वो एक्स्ट्रा, तो यहां जब अट्रैक्ट किया माइनस क्यू तो रिपेल कर देगा प्लस क्यू को। मतलब कि अंदर वाले पर जो बी रेडियस है उस पर चार्ज है -2q और जो सी रेडियस है उस पर चार्ज है +q। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि चार्ज पूरा सरफेस पर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अंदर वाले की हो जाएगी -2q अपॉन रेडियस कितनी है b, 4πb², स्फीयर का सरफेस एरिया। और अगर अपन बाहर वाले को देखें तो बाहर वाले पे चार्ज है q और रेडियस है c, तो 4πc²। अब देखो जरा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, अंदर वाले पर -2q अपॉन 4πb², करेक्ट, करेक्ट। बाहर वाले पे +q अपॉन 4πc², बहुत बढ़िया मैच कर गया। जल्दी से जैसे ही मैच करा यहां पर टिक लगा दीजिए, आंसर आ चुका है आपके पास ए। बहुत ही बढ़िया सा एक क्वेश्चन था जिसको हमने किया, चांसेस भी बनते हैं ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे, ये थे हमारे पास क्वेश्चंस, और चार्ज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उन क्वेश्चंस को देख लिया। 3-4 क्वेश्चन की वैरायटी थी। अब हम आगे जो बात करने वाले होंगे वो होंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड, मगर वो इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इतना सारा प्यार जो तुम लोग दे रहे हो ना, इस प्यार को बना कर रखो दोस्तों। कंपटीशन बहुत ज्यादा है मगर हमारा कंपटीशन तो हमसे है और उसको जिताने के लिए हमें सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और लोगों को बताना भी मत भूलना कि बाबा जी वापस आ गए हैं। और अब की बार बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें जो घंटों में सीखते हैं वो हम मिनटों में करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।